हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, बहुत दिनों बाद अपने आज फिर से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपकी डिमांड पर ये दोबारा से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स आपकी, और जो आपके एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक आ रहे थे, तो इस कारण कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आप हमें जो ऑसिलेटर वाली यूनिट है वो करवा दीजिए, उसके मेन टॉपिक करवा दीजिए, ठीक है। तो तभी मैं ऑसिलेटर वाली यूनिट ले रहा हूँ और इसमें आपको मेन जो बड़े बड़े टॉपिक है जिससे बड़े क्वेश्चन बनने हैं वो वाले आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक है यहाँ पर ऑसिलेटर वाला, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम ही है। मैंने देख लिया राजस्थान के ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो भी आप पढ़ रहे हो जहाँ पर, वहाँ पर ये काम आ सकता है आपके। तो देखो, इसमें तीन चीज़ें आती हैं मेन, जो ये वाला टॉपिक है आपके पास। इसमें एक तो आता है सिंपल ऑसिलेटर, एक डैम्प्ड और एक फोर्स्ड और एक कपल्ड। वो चार चीज़ें आती हैं टोटल, ठीक है। सिंपल ऑसिलेटर आता है, डैम्प्ड आता है, फोर्स्ड आता है और कपल्ड ऑसिलेटर आता है, ये चारों। तो ये चारों अपने को इसमें पढ़ना है, चारों के बारे में डिटेल से अपने को इस जो यूनिट आपकी इसके में इसमें अपने को जानना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपकी 11th क्लास की हैं। आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ ली हैं ये वाली डेफिनेशंस, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने रिपीट करते हैं ताकि अपने को आगे कोई इसमें दिक्कत ना आए। तो देखो, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है आवर्त गति की या पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या चीज होती है? तो देखो, इसमें क्या है, आवर्त गति क्या होती है या पीरियोडिक मोशन की, जब कोई कण या वस्तु एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो यह उसकी क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल एंड डेफिनेट पाथ इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, कि क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो जो कोई भी पार्टिकल है वो जब भी ये मोशन करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, आवर्त गति करेगा, एक तो उसका फिक्स पथ होगा, पाथ होगा, निश्चित पथ होगा, यानी फिक्स्ड उसका क्या होगा, पाथ होगा, डेफिनेट पाथ जो यहाँ पर लिख रखा है ये वाला, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी कि निश्चित समय अंतराल होगा, मतलब टाइम इंटरवल होगा। यहाँ पर क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा। तो इस टाइम इंटरवल फिक्स टाइम इंटरवल होगा और फिक्स उसका पाथ होगा, उस पर अपनी मोशन को ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, मोशन को रिपीट करेगा, मतलब कि दोबारा से उसको दोहराएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की मोशन को अपने क्या बोल देते हैं, यहां पर आवर्त गति बोल देते हैं। और नीचे जो ये ब्लू कलर के पेन में लिखा हुआ है, देखो क्या है कि जो निश्चित समय अंतराल है, जो डेफिनेट टाइम इंटरवल है, इस डेफिनेट टाइम इंटरवल को अपने क्या बोल देते हैं, आवर्त काल बोल देते हैं, उसका टाइम पीरियड बोल देते हैं। मतलब जितना टाइम वो उस पाथ को कंप्लीट करने में लगाएगा, उसको उस पार्टिकल का टाइम इंटरवल या आवर्त काल अपने बोल देते हैं। समझ आई बात आपको? अब उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है डेफिनेशन, वो आती है दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, ये क्या होती है? इसमें देखो, यदि कण या पिंड, जो कोई कण या पिंड है, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, एक निश्चित फिक्स पॉइंट है उसके इर्द गिर्द अपनी गति को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराता है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। अब आप ऊपर देखो, ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या था और नीचे वाली में क्या है। एक चीज तो इसमें सेम आ रही है, आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, सॉरी, कि इफ ए पार्टिकल और बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन फिक्स टाइम इंटरवल then its motion is called oscillatory motion। अब यहां पर फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम इंटरवल इसमें है, और ऊपर वाले में भी फिक्स टाइम इंटरवल था। ये चीज तो सेम है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें था यहां पर डेफिनेट पाथ। डेफिनेट क्या था, यहां पर पाथ था उसका, ठीक है, जो आपका पार्टिकल है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर फिक्स पॉइंट है, यहां पर क्या है, फिक्स पॉइंट। तो ये तो एक पाथ पर क्या करेगा, मोशन करेगा, लेकिन ये फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो, टू मतलब या तो इस साइड या इस फिक्स पॉइंट के इस साइड मोशन करेगा।
ठीक है। आप इसको देखो, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में आपके पास देखो ये एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो मोशन होगी ये क्या होगी, ऑसिलेटरी मोशन यहां पर हो गई है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि दोनों में टाइम इंटरवल तो फिक्स है, दोनों में एक चीज सेम है, वो है फिक्स टाइम इंटरवल, लेकिन दोनों इमोशन में चेंज कहां पर आता है, उसमें तो आता है फिक्स पाथ और इसमें आता है फिक्स पॉइंट। आप कहोगे कि सर जो ऑसिलेटरी मोशन है इसमें भी फिक्स पाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिक्स पाथ हो सकता है। तो वो आपको नेक्स्ट पॉइंट से पता लगेगा कि क्या चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है किसके, कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे पॉइंट से। ठीक है, क्या है कि सभी दोलन गतियां होती हैं वो आवर्त गति होती है, लेकिन सभी आवर्त गतियां दोलन गति नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या कह रखा है कि जितनी भी दोलन गतियां हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस, बट पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशंस इज नॉट अ नेसेसरी। इसका कहने का मतलब है भी जितनी भी आपके पास ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो सारी की सारी पीरियोडिक मोशंस होंगी, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, आवर्त गति में क्या होता है, एक फिक्स पाथ पर मोशन करता है पार्टिकल, जो होता है एक फिक्स पथ पर जाता है वो, और फिक्स टाइम इंटरवल होता है, समय अंतराल उसका फिक्स होता है, वो दोनों ही शर्तें इसमें लागू होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसने ये कहा है कि जो पीरियोडिक मोशंस है, सारी की सारी पीरियोडिक मोशंस वो ऑसिलेटरी हो वो जरूरी नहीं है, मतलब कि वो एक पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करे वो जरूरी नहीं है। यानी कि हर एक जो, मान लो कि जैसे प्लेनेट की मोशन है तो वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन वो यानी कि जो पीरियोडिक मोशन है वो होगी। आगे अपने इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ये चीज आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स देखो, जो पीरियोडिक मोशंस है, पीरियोडिक मोशन के क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर, पीरियोडिक मोशन आपके पास जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उपग्रहों की गति, सैटेलाइट की मोशन, ठीक है, या घड़ी की सुइयों की गति, मोशन ऑफ नीडल्स ऑफ वॉच। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, आपके पास पीरियोडिक मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन के क्या है, सरल लोलक हो गया, सिंपल पेंडुलम, झूले की गति होगी, मोशन ऑफ स्विंग। ठीक है, जो झूला होता है, झूला झूलते हो आप, उसकी जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। यहाँ पर समझ आई बात आपको, तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखो आप, अभी मैंने एक पॉइंट कहा था कि ये वाली ऑसिलेटरी मोशंस तो सारी की सारी पीरियोडिक मोशंस होती हैं, लेकिन पीरियोडिक मोशन सारी ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती हैं। कारण देखो क्या है, इसमें एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट मोशन होती है, मतलब एक फिक्स पॉइंट के या तो इधर या इधर, एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट इधर उधर जो है वो मोशन करता पार्टिकल। जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम की आपने मोशन देखी हुई है। अब अगर मैं बात करूं घड़ी की सुइयों की गति, तो ये घड़ी है और घड़ी में जो सुई चलती है वो ऐसे तो नहीं भी, जैसे मान लो ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है भी, 3 के 5 मिनट पहले 3 की इधर थी, 5 मिनट बाद इधर आ गई, फिर अगले 5 मिनट में इधर आ गई, मतलब कि ऐसे 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 जाती हो, ऐसे तो नहीं होता। घड़ी की सुई है जो वॉच की जो नीडल है वो लगातार ऐसे कंटिन्यूस मोशन करती है एक सर्कुलर पाथ पर। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन तो है, अपनी मोशन को रिपीट तो कर रही है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट नहीं कर रही, एक फिक्स पाथ पर कर रही है। ठीक है ना, तो इस कारण क्या है, जो पीरियोडिक मोशन है वो सारी की सारी ऑसिलेटरी मोशन हो, ये कोई जरूरी पॉइंट नहीं है आपके पास। समझ आई बात, तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। ये तो एक इंट्रोडक्शन थी, थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने इंट्रोडक्शन पढ़ी है। अब बात आती है इसमें, देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन इन ऑर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल। ठीक है, एक पोटेंशियल वेल में अपने क्या कर रहते हैं, इसकी जो मोशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, किसकी, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टॉपिक ये आपको अटपटा सा लग सकता है, सबसे पहले इसका नाम थोड़ा अटपटा लग सकता है और बाद में टॉपिक, लेकिन बीएससी में आप इस अटपटे की आदत डालोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी फिजिक्स में कहीं से भी कहीं का टॉपिक यूज हो सकता है, स्टार्ट भी कहीं से भी हो सकता है। तो एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऑसिलेटरी मोशन के बारे में नहीं पता भी क्या होती है, तो आप 11वीं की बुक से एक बार अपना बेस तैयार कर लो।
फिर कैसे उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, कैसे एनर्जी निकालते थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ उसमें मैं करवाया हुआ है 11th क्लास में। तो आप 11th क्लास की बुक को उठा के उसमें सबसे पहले अपना बेस तैयार कर सकते हो। अगर आपका बेस तैयार नहीं है तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल वो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कैसे करेगा और कब करेगा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी की, उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। समझ आ गया, ठीक है, कि वो मोशन कैसे करेगा, पोटेंशियल वेल क्या होती है ये भी अपने इसमें पढ़ेंगे। जो पार्टिकल है वो ऑसिलेटरी मोशन कब करेगा, ऑसिलेटरी मोशन जब वो करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसका फोर्स कितना होगा, ये सारी चीजें अपने इसमें पढ़ेंगे ये वाले टॉपिक में। समझ आई, थ्योरेटिकल टॉपिक है वैसे तो ज्यादा, थोड़ा बहुत इसमें मैथमेटिक वाला काम है वो अपने लास्ट में करेंगे। तो पहले समझो इसको। देखो एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, उसका ग्राफ कैसे बनाया हुआ है कि एक साइड तो उस पार्टिकल की ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है और इस साइड उसकी पोजीशन ली हुई है, ठीक है, कि जो उसकी पोजीशन है, पार्टिकल जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मैंने यहाँ पर बना रखा है। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये ग्राफ कैसे आया, तो ये ग्राफ आपको 11वीं क्लास से पता लग जाएगा कि कैसे आया। और अगर नहीं पता लगता, 11वीं पर नहीं माथा मारना चाहते, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये ऐसे आता है, ठीक है ना। साइन और कोस की फॉर्म में एनर्जी इसकी चेंज होती है, काइनेटिक पोटेंशियल, उस हिसाब से ये ग्राफ बनाया हुआ है। और ये किसी भी कोई ऐसा आर्बिट्रेरी, मतलब कि कोई अपनी तरफ से माना हुआ पार्टिकल है, कोई फिक्स पार्टिकल नहीं है। जैसे कि अपने ऐसे भी मान सकते हैं कि ये किसी पेंडुलम के लिए ग्राफ बना लिया हो, ठीक है, या किसी झूले के लिए ग्राफ बना लिया, वो अलग अलग चीज है। अपने किसी पार्टिकल लेंगे, यहाँ पर पेंडुलम ना लेके कोई पार्टिकल, तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से चेंज होती है जैसा कि आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखा रखी है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में देखो बच्चों, आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, P, Q, R और S। 4 ब्लू कलर में पॉइंट दिख रहे हैं ना, P, Q, R और S, ठीक है। तो अब यहां पर जो आपके पास, अगर मैं बात करूं Q और S पॉइंट की, Q और S पॉइंट, इन पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर मैं बात करूं पॉइंट P और पॉइंट R के बारे में, तो इन दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। तो अब ये चीज आपको पता लगी। अब यहां पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इन ऑल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स एनर्जी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा है वो पोजीशन का कंटिन्यूस फंक्शन होती है, ऊर्जा है वो स्थिति का सतत फलन होती है। अब ये कहोगे कि सर ये कहां से आ गया, तो आपने सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें जो यानी कि यूनिट है वो पढ़ी होगी, सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, तो उसमें आपने ये चीज पढ़ी होगी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा यानी कि छोटी क्लास से बता देता हूं कि आपने अगर मान लो यू का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में पढ़ा हो तो वो होगा -Gmm अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है। और अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, तो -K Q1 Q2 और अपॉन में R। तो आप देखो यहाँ पर एनर्जी है वो R के साथ चेंज हो रही है, दोनों में ही, R मतलब पोजीशन के साथ। तो मतलब इसका एनर्जी है वो फंक्शन किसका है, यहाँ पर R का, यानी पोजीशन का फंक्शन है, मतलब पोजीशन के साथ चेंज होती है एनर्जी, इसका मतलब ये है, ठीक है ना भाई। जैसे जैसे x, y और z जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो जैसे जैसे x, y और z की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे आपके पास क्या होगी, इस एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आपने जो एक और रिलेशन पढ़ा होगा फोर्स और एनर्जी के बीच में, कि जो फोर्स होता है, अगर मैं बात करूं फोर्स F, वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ U के बराबर, माइनस ग्रेडियंट ऑफ U के बराबर, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस डेल ऑफ U के इक्वल। F इज इक्वल टू फोर्स जो होता है आपके पास, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, माइनस डेल ऑफ U। अब एनर्जी क्या है, एक
एनर्जी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, लेकिन जब उस पर ग्रेडियंट लग जाता है तो ग्रेडियंट उसको किस में बदल देता है, फोर्स में बदल देता है, मतलब सदिश राशि में बदल देता है। तो ग्रेडियंट किसके काम आता है, अदिश को सदिश में बदलने के काम। ये भी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा होगा, या जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली बुक है, उसके अंदर ये वाला जो रिलेशन है आपने पढ़ा होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स कह सकते हो, मैथमेटिक वाला काम, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, वो सारे उसमें आते हैं। तो उसमें ये वाला रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ रखा तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल इंटू यू, या इसको फोर्स को मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस में आई कैप, यहाँ पर आ जाएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, प्लस जे कैप डेल यू अपॉन में डेल वाई, और प्लस में यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ के कैप डेल यू अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा डेल जेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने जो ऊपर देखो ग्राफ ले रहे हैं, जो अपने पास ग्राफ है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में है, तो अपने लिख सकते हैं फॉर ओनली एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अगर इस इक्वेशन को अपने लिखें तो इस इक्वेशन को अपने लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स को मैं एफ एक्स लिख लूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं साथ में आई कैप जे कैप कुछ नहीं लगा रहा हूँ, इस कारण ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो इस कारण एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से एक चीज पता आपको ये लगती है कि देखो ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है आपके पास, मैं इसको रफ कर दूं क्या, ये तो पेंडुलम आपको वैसे ही बताया था मैंने, ठीक है ना। तो अगर ऊपर वाले ग्राफ से अपने यहां पर देखें तो देखो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो u और x के बीच में है, u और x के बीच में है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी टेन थीटा यानी जो इसकी स्लोप है, स्लोप निकालनी चाहूँ तो वो डेल यू अपॉन डेल एक्स के ही इक्वल आएगी। जो इसकी स्लोप है वो क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स। और अगर इस स्लोप का मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, स्लोप का नेगेटिव ले लेता हूँ, तो उस नेगेटिव के लेने से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की आ जाएगी। मतलब माइनस स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू आपके पास फोर्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स को, कि माइनस में यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ की ढाल, ठीक है। जो आपके पास यू और एक्स ग्राफ है, ग्राफ की ढाल, पता लगी इतनी बात आपको। तो फोर्स को अपने जब भी निकालना होगा अपने क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके, पोजीशन के रिस्पेक्ट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आप गौर करो देखो कि जो ये पी क्यू आर एस पॉइंट हैं, इसमें दो पॉइंट आपके पास मैक्सिमम एनर्जी वाले हैं, मैक्सिमम एनर्जी वाले दो पॉइंट हैं। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं क्यू और एस की, तो क्यू और एस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्योंकि आपको जब भी किसी ग्राफ की स्लोप निकालनी होती है तो आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये वाली टेंजेंट है वो क्या है, इस लाइन के या एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल आ रही हैं। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया है क्यू और एस पॉइंट पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही पी और आर पॉइंट पे भी क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्यू और एस पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं 4 पॉइंट क्यू एंड एस, ठीक है। क्यू और एस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 0 डिग्री है तो टेन थीटा यहां पर किसकी इक्वल आ जाएगा, टेन जीरो डिग्री, और टेन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, टेन 0 है। तो यहां पर अगर मैं स्लोप ग्राफ की निकालूं तो वो 0 और माइनस 0 मतलब 0, तो मतलब यहां पर फोर्स क्या आ गया, फोर्स एट पॉइंट्स
जो इन पॉइंट्स पे फोर्स आ गया वो आपके पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब कि यहाँ पर इन पॉइंट्स पे जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 लग रहा है। ठीक है, 0 लग रहा है। और यहाँ पर जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो स्थितिज ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा इनकी क्या आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। एक तो सॉरी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो चलो आ ही रही है, मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम यहाँ पर आ रही है। तो फोर्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। और अपने अगर क्या हो कि अगर मान लो कि इस पॉइंट की बात करूं, देखो मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं यहाँ पर, Q के जस्ट पास वाला ये वाला पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मान लो ये टेंजेंट यहाँ पर आ जाती है, मतलब स्पर्श रेखा आ जाती है, तो ये टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगी। और अगर मान लो इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पर भी क्या करूं मैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये भी यहां पर क्या करेगी, ऐसे एंगल ये वाला थीटा बनाएगी। ये थीटा, इस लाइन के साथ आपको एंगल बनाना है, तो मतलब दोनों साइड ही थीटा एंगल बनेगा। थीटा एंगल बनेगा तो टेन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थीटा आपका क्या है, एक स्मॉल एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब अपने कह सकते हैं कि ओनली Q पॉइंट पर ही फोर्स आपका 0 होगा। Q के आसपास वाले जितने पॉइंट है वहां पर फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो जितना टाइम तो पार्टिकल आपका क्या है, इस Q पॉइंट पर है, जितना टाइम आपका पार्टिकल क्या है, इस Q पॉइंट पर है, उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी उसको हिला दिया Q पॉइंट से इधर उधर, या तो आपने इधर कर दिया, सॉरी हाँ, या तो आपने क्या कर दिया इसको, इस पार्टिकल को या तो इस साइड कर दिया या इस साइड थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, वो पार्टिकल पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो फोर्स या तो इस पार्टिकल को इस साइड ले आएगा, वो या इस साइड ले आएगा। मतलब पार्टिकल यहां पर क्या है, Q पॉइंट पे अनस्टेबल है। Q पॉइंट पे अनस्टेबल है क्योंकि इस पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाईएस्ट है। और आपको पता है अगर किसी पार्टिकल के पास हाईएस्ट एनर्जी हो, मान लो आप खुद, अगर आपका एग्जांपल लूं मैं, आप एनर्जी से भरे हुए हो, तो आप टिकते होगा किसी जगह पर, नहीं टिकते। ठीक है, आपको धक्के से बिठा दे तो टिके रहोगे, अगर आपको थोड़ा सा हिला दिया तो इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाओगे। अगर जब आप में एनर्जी फुल होती है, मतलब मान लो जैसे आप जवान हो अब, तो आप में एनर्जी फुल है, आप नहीं रुकते। ठीक है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तब एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबल हो जाता है। मतलब कि ये प्रकृति का नियम है कि जो भी पार्टिकल है अपनी नेचर में, प्रकृति में, अगर उसकी एनर्जी लो है तो वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा ज्यादा। ठीक है, और अगर क्या है उसकी एनर्जी हाई है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण अपने यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, बस वो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सो पॉइंट्स Q and S are called unstable equilibrium points of particle। यानी कि पॉइंट Q और S को अपने क्या बोल देते हैं, पार्टिकल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देते हैं। ठीक है, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स इनको बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जहां पर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहां पर अनस्टेबल होगा पार्टिकल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोल देते हैं। समझ आई बात इतनी? अब देखो अपने चलते हैं आगे। ठीक है, पेज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पेज से अपने चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं यहां पर 4 पॉइंट्स
P एंड R, P एंड R, ठीक है। तो P एंड R, मान लो कि मैं यहाँ पर अगर मान लो छोटा सा वैसे ग्राफ बनाता हूँ, उस जो उधर बना रखा है ग्राफ एनर्जी वाला, यहाँ पर ये वाला पॉइंट P है, ठीक है। इधर आके ऊपर वाला Q हो जाता है और नीचे वाला फिर आगे इधर R हो जाता है। मैं ओनली P की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो P पॉइंट है यहाँ पर, तो इस P पॉइंट पे मैंने आपको कहा था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थीटा 0 है तो टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दूं, जो आपका पार्टिकल है, कि मान लो यहाँ पर मान लेता हूँ पार्टिकल, या यहाँ पर मान लेता हूँ पार्टिकल, तो यहाँ पर आप टेंजेंट खींचो, यहाँ पर जो आप टेंजेंट खींचोगे ऐसे करके, वो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप लाइन ये वाली के साथ बना लो एंगल, चलो किसी भी लाइन के साथ बना लो। और अगर ये वाले की बात करते हो आप, इधर वाला, तो ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा आपके पास, ये देखो ये वाला थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, टेंजेंट है। तो आपके देखो, मान लो जब थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, नेगेटिव हो जाती है। और आपको पता है फोर्स क्या होता है, माइनस स्लोप ऑफ, यानी ये वाला जो टेन थीटा होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, तो ये फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जब थीटा आपका 90 डिग्री से छोटा होगा तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉरी अपनी फोटो के पीछे बता रहा हूँ। और फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी नेगेटिव माइनस में यहाँ पर पॉजिटिव, तो फोर्स अपना नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो इसके साथ में है पी के, वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स पार्टिकल पर लगेगा, लेकिन पी पॉइंट पर या आर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही दो चीजें यहां पर लिखेंगे, पी एंड आर के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट इंप्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 डिग्री, इट इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया है। या फिर अपने बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है इन पॉइंट्स पर, पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी इन पॉइंट्स पर क्या आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आएगी मिनिमम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ, देखो लिखवा इंग्लिश में चाह रहा हूँ, इसको हिंदी में आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे के ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ पेपर में, तो कोई आपका नंबर नहीं कटेगा, कोई आपको पेपर में ऐसे नहीं कहेगा कि आप तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, क्योंकि एग्जामिनर को पता थोड़ा होता है भी ये हिंदी का या इंग्लिश का है। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और मिनिमम की जो, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो मतलब जब आपकी एनर्जी मिनिमम है तो आप थक जाते हो, मतलब थक के बैठ जाते हो, स्टेबल हो जाते हो। तो जो अपने पॉइंट है यहाँ पर पी एंड आर, पी और आर जो पॉइंट्स हैं इनको बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जो पार्टिकल आपका उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ये यहाँ पर पार्टिकल स्टेबल है, इसी स्टेट में वो ज़्यादा रहना चाहता है, ठीक है। अगर आप उसको इधर उधर करोगे तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरी साइड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस साइड आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो इस साइड जाएगा पार्टिकल, नहीं तो इस साइड जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि जो पी क्यू आर एस चारों पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो स्टेबल वाले हैं, दो अनस्टेबल वाले हैं, और अगर मैं चारों की बात करूं पी क्यू आर और एस, ठीक है, इनको अपने बोल देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स, इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल,
समझे इतनी बात। इन पॉइंट्स को अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। वैसे तो देखो अलग अलग पढ़ लिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट इनको पढ़ लिया है आपने। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ। P और जो R पॉइंट है इसको स्टेबल बोल देते हैं, Q और S पॉइंट है इसको अनस्टेबल बोल देते हैं, और चारों को इकट्ठे में अपने बस डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन दो टाइप की होती हैं, स्टेबल होती हैं और अनस्टेबल होती हैं। 2 पॉइंट स्टेबल के आगे, 2 पॉइंट आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के आ गए हैं। इतनी बात मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो अपने को एक फॉर्मूला निकालना है। अब फॉर्मूला किसका निकालना है, वो फॉर्मूला अपने को निकालना है जो पार्टिकल है जो आपका यहाँ पर मोशन कर रहा है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब एक चीज आप ये देखो यहां पर, अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं आपके पास, तो ये P पॉइंट है जो यहां पर, ये P और R पॉइंट को अपने बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब पोजीशन पार्टिकल का जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, वो इसी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है ना। इसी स्टेट में क्या करना चाहता है, रहना चाहता है। तो अब देखो, आप देखो कि पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उसकी, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बी पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी, ठीक है। अब देखो जो पार्टिकल है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ये इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहां पर पार्टिकल की एनर्जी देखो क्या होती है, यहां पर मैक्सिमम थी, यहां डिक्रीज होती 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 यहां तक पहुंच जाती है। मतलब कि एक साइड से एनर्जी डिक्रीज होती है पार्टिकल की, ए साइड से, और बी साइड पर जब पार्टिकल जाता है तो उसकी एनर्जी फिर से इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो इस ए और बी पॉइंट पर क्या होती है, जो एनर्जीज हैं वो अलग अलग होती हैं पार्टिकल की। एक पॉइंट पे पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है, मतलब पी पर जाना स्टार्ट कर देता है। दूसरे पर पार्टिकल की एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। मतलब यहां तो पार्टिकल क्या होगा कि जब यहां पर आएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और यहां से यहां जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है ना। तो अब ये जो ए और बी के बीच का रीजन है जिसमें पी पॉइंट है, इसको बोल देते हैं अपने पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल बोल देते हैं। अब पोटेंशियल वेल होता क्या है, वेल का मतलब होता है कुआं, ठीक है। और पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल आपके पास अपने बोल देते हैं जो विभव अपने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे ना। अब आप कहोगे कि सर यहां तो बात एनर्जी की हो रही है तो पोटेंशियल कहां से आ गया। बात तो सही है आपकी, भाई यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर तो एनर्जी की बात हो रही है, तो पोटेंशियल कहां से आ गया। तो एक चीज आपको मुझे समझानी पड़ेगी, उससे पहले यहां पर थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं, समझो आप एक बार, ठीक है ना। पोटेंशियल वेल इसको क्यों बोलते हैं, देखो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर यू में बात करूं, जैसे मान लो किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, के Q1 Q2 और अपॉन में आपके पास आर आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा। अगर मान लो कि ये Q2 को फिक्स कर दूं मैं यहां पर और Q1 को इसके पास लेके आता हूं, तो जो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल होगा, मतलब Q2 पॉइंट का पोटेंशियल होगा, माइनस में क्या आ जाएगा, के Q1 और अपॉन में आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने इसको चार्ज से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ग्रेविटेशनल, मान लो ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करूं, माइनस जी एम स्मॉल एम और अपॉन में क्या आ गया आर, तो यहां से जब अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते थे वो आता था माइनस जी एम अपॉन में आर। मतलब कि आप यहां पर देखो, यहां पर इसको स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया, मतलब कि यूनिट मास का जो
पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ही अपने क्या बोल देते हैं, उसका पोटेंशियल बोल देते हैं। मतलब कि पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है एक तरह की। लेकिन फर्क क्या है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में? पोटेंशियल जो होता है वो यूनिट मास का होता है। मतलब कि 10 किलोग्राम अगर किसी चीज का मास है तो उसकी जो एनर्जी होगी उसको तो अपने पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन अगर उसी की 1 किलोग्राम मास की अपने एनर्जी निकालें तो वो उसका पोटेंशियल हो जाएगा। मान लो कि 10 किलोग्राम मास है किसी ऑब्जेक्ट का और उसकी एनर्जी 100 जूल है, ठीक है। और अगर अपने 1 किलोग्राम की निकालना चाहे तो आप कहोगे कि सर 100/10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो अब ये 10 है तो एनर्जी, लेकिन वो 1 किलोग्राम की है और इसी एनर्जी 1 किलोग्राम वाली को अपने क्या बोल देंगे, पोटेंशियल बोल देंगे। तो अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी यूनिट मास का पार्टिकल लें तो उसकी जो एनर्जी होगी यहां पर ये वाली होगी, यहां पर ये वाली होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो ये क्या है, एनर्जी का एक रीजन बन गया, यहां पर एक एरिया बन गया है और इस एरिया को जो APB एरिया है इसको पोटेंशियल वेल बोल देते हैं, कुआं बोल देते हैं। अब एक चीज आप यहां पर ये है कि अगर आप इसको इस बी पॉइंट की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इस पार्टिकल को दोगे तभी वो ऊपर जाएगा, तभी वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। या पार्टिकल ए से जो नीचे तभी आएगा जब वो क्या करेगा, यहां पर एनर्जी को रिलीज करेगा। मतलब कि यहां पर आपके पास जो एनर्जी है पार्टिकल की, अगर वो पीछे से आ रहा है यहां से या ऊपर जाना है तो इस ए और बी पॉइंट की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि पार्टिकल आपका तभी ऑसिलेटरी मोशन करेगा जब वो इस पोटेंशियल वेल से बाहर जाएगा, नहीं तो वो इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इस स्टेट को बोल देंगे अपने बाउंड स्टेट। दोबारा समझो, पार्टिकल की ऑसिलेटरी मोशन की बात हो रही है यहां पर, समझ आइए आपको। पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ है वो ये वाला है, ये सारा ग्राफ किसका है, ऑसिलेटरी मोशन का है, ठीक है। अब पार्टिकल अगर मान लो कि जो आपके पार्टिकल है वो ऐसे मोशन करता 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 यहाँ पर उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक सब कुछ जीरो हो जाती है एनर्जी उसकी, तो वो मोशन करेगा ही नहीं, ठीक है। मोशन करेगा ही नहीं तो ऑसिलेटरी मोशन उसकी बंद। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब इस भी पॉइंट से इसकी ज्यादा एनर्जी होगी पार्टिकल की तभी वो मोशन आगे करेगा ऐसे, ठीक है ना, करेगा। इसका मतलब जो आपका पार्टिकल है उसकी एनर्जी पोटेंशियल वेल की जो एनर्जी है इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब पोटेंशियल वेल है जो यहां पर ये एक तरह का कुआं है, मतलब कि एक एनर्जी का कुआं है। मतलब इस कुएं की एनर्जी से जब ज्यादा एनर्जी होगी आपके पार्टिकल की तभी वो क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, नहीं तो यहीं पर वो क्या करेगा, ऐसे मोशन करनी स्टार्ट कर देगा, इसी के अंदर बंद हो जाएगा। मतलब इस बंद हो जाएगा तो इस ए और बी के बीच जो पार्टिकल बंद होगा उसको उसकी बद्ध अवस्था बोल देंगे। मतलब इस बद्ध अवस्था या बाउंड स्टेट बोल देंगे। इस बाउंड स्टेट से निकलना जरूरी है अगर आपका पार्टिकल क्या है, ऑसिलेटरी मोशन करना चाहता है। समझ आई बात? तो मुझे उम्मीद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई तो सारा कुछ ही आपको समझ में आ गया यहां पर। तो जो यहां पर बात हो रही है ए और बी पॉइंट्स की, ए और बी पॉइंट्स, तो ए और बी पॉइंट्स की जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, द डिफरेंस ऑफ energies of particle at A and B is called, इसको अपने क्या बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जी, बाइंडिंग एनर्जी। यानी ए और बीच की जो ऊर्जाओं का अंतर है उसको अपने क्या बोल देते हैं, बंधन ऊर्जा। ए व बी के मध्य ऊर्जाओं का अंतर
बंधन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और ए और बी के बीच कण की अवस्था बद्ध अवस्था, बद्ध अवस्था, या इसको अपने बोल देंगे बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट कहलाती है, कहलाती है। बाउंड स्टेट आ गई, पार्टिकल की क्या है, ये बाउंड स्टेट है। और अगर जो बाउंड स्टेट है, ये सॉरी जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो पार्टिकल की क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी है, अगर अगर पार्टिकल की इससे ज्यादा एनर्जी है, तभी वो क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तभी वो क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, अन्यथा वो इसी कुएं में पड़ा सड़ता रहेगा। ठीक है, तभी इसको विभव कूप बोला गया है। विभव मतलब एक तरह की एनर्जी है, तभी वो क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। इतनी बात आपको याद रखनी। देखो 3-4 चीजें हैं इसमें याद रखने वाली। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में है तो देखो, सबसे पहले नंबर पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पी क्यू आर एस, इसकी यानी साम्य अवस्थाएं, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी है, वहां पर फोर्स कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो सारा कुछ। उसके बाद जो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है और बाउंड स्टेट है, ये चीज क्या होती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इन ऑसिलेटरी मोशन। ये भी इसी के अंदर ये टॉपिक पोटेंशियल वेल वाले के। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक चीज काम में ले रहा हूं, बाय टेलर एक्सपेंशन, बाय टेलर एक्सपेंशन थ्योरम। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गई, तो ये आपको ऐसे की ऐसे याद रखनी पड़ेगी, वैसे आप मैथमेटिक्स में आपके बीएससी वाले मैथ में आ जाएगी। तो देखो ये क्या होती है, अगर मैं एनर्जी के लिए लिखूं तो यू एक्स इज इक्वल टू, ये होता है यू एक्स नॉट, मतलब किसी भी एक्स पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, वो आपको अगर निकालनी है तो वो आप टेलर थ्योरम से निकाल सकते हो। यहाँ आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू एक्स जीरो पर, यहां पर आ जाएगा x माइनस एक्स जीरो। ठीक है, फिर आ जाएगा डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर x जीरो पर, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये आगे से चलता रहेगा ऐसे, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वेयर और अपॉन में फैक्टोरियल 2। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, डेल यू डेल क्यूब u अपॉन में डेल एक्स क्यूब, यहाँ पर x जीरो, और साथ में आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट क्यूब और अपॉन में फैक्टोरियल 3, और फिर डैश 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 करते हुए। यानी कि जो एनर्जी है आपकी, जो आपको ग्राफ मैंने दिखा रखा है, वो एनर्जी इस तरीके से चेंज होती है। ठीक है ना, इस तरीके से चेंज होती है। एक्स जीरो अपने यहाँ पर क्या है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पर ये मिनिमम एनर्जी है, ये देखो एक्स जीरो यहाँ पर है ना, चलो ऊपर वाला मिटा दूंगा मुंह में, एक्स जीरो ये वाला है ना पॉइंट आपके पास। ठीक है, ये एक्स जीरो है, और ये वैसे जनरल वैल्यू है एक्स की। ठीक है ना, तो एक्स जीरो मतलब ये एक्स जीरो पॉइंट पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो यू एक्स जीरो हो गई, क्या होगी, वो यू एक्स जीरो हो गई आपके पास। ठीक है, ये वाले, और ये टेलर एक्सपेंशन थ्योरम है। अब अपने जानते हैं कि एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, इस पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, क्या होगी,
मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस यानी कि जो आपके पास पी पॉइंट है जो x0 डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, x0 डिस्टेंस पे है, इस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, कब होगी मिनिमम, उसकी कंडीशन ये है कि मिनिमम की कंडीशन लगेगी यहाँ पर। मिनिमम कब होगी, ये होगी जब आपके पास ux0 मिनिमम, तब होगा आपके पास ux0 इज इक्वल टू मिनिमम, यानी पी पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब आपका क्या हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स एट द रेट x0, ये आप जीरो के बराबर रखो और उससे क्या आ जाए, जो आपका डेल स्क्वेयर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वेयर और x0 है वो आपका क्या आ जाए, यहां पर पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, आप क्या करते हो, देखो मैक्सिमा मिनिमा आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा मैथ में, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट पर अपने को मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो तो अपने उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, उससे उसको जब जीरो के इक्वल रखते हैं और उससे अपने को पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को जब अपने उसके डबल डेरिवेटिव में रखते हैं तो वहां पर अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू मिलती हैं। पॉजिटिव वैल्यू पर मिनिमम और नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमा होता है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होगा और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, ये आपको चीज पता होगी। तो अपने यहां पर क्या होगा कि जब अपने क्या करेंगे, यू एक्स तो अपने पास मिनिमम है ही, इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू तो अपने जीरो के इक्वल रख सकते हैं और इसको ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी अपने पास और इसको अपने के मान लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं अपने इसको के मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर अपने डेल क्यूब यू अपॉन में डेल एक्स क्यूब निकालें x0 पर तो वो भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा और इसको भी अपने क्या मान लेते हैं, k1 मान लेते हैं। ठीक है, लेट k1 है ये भी। ठीक है, इस तरीके से इसको अपने कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अपने जब कांस्टेंट इसको एज्यूम कर लेंगे, समझ आ रहा है ना आपको। ठीक है, देखो क्या किया आपने, P पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकाली, सबसे पहले अपने टेलर एक्सपेंशन लिखा। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से लिखा, तो ये टेलर एक्सपेंशन थ्योरम, किसी भी अपने एनर्जी को अगर रिप्रेजेंट करना तो उसको टेलर एक्सपेंशन थ्योरम से अपने लिख सकते हैं। अब अपने P क्या है, अपने पास P मिनिमम वाला पॉइंट है, अपने को यहाँ पर पता है, निकालना नहीं है P पॉइंट, P पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है, तो जब मिनिमम एनर्जी है P पॉइंट पे तो जो उसकी एनर्जी है ux0 वो मिनिमम है ही, इसका मतलब ये तो जीरो के इक्वल आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो होगी पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगी। कारण क्या है, ये पॉजिटिव क्यों आएगी, वो आपको पता है कि कंडीशन ऑफ जो मिनिमा होती है वो यही होती है कि जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट या पॉजिटिव के इक्वल आता है। तो उसको अपने एज्यूम कर लिया कि ये के है इसकी वैल्यू और दूसरे की वैल्यू क्या है यहाँ पर k1 है। अब ये सारी वैल्यूज अपने क्या करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट कर देते हैं, जो ये वाली वैल्यूज है। ठीक है, और ये वाली वैल्यूज जब अपने इसमें पुट करते हैं तो देखो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन क्या आती है आपके पास, देखो यू एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यू एक्स नॉट प्लस में हाफ के एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर, क्योंकि देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 यानी 1/2। इसी तरह से 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 1/6 आ जाएगी। तो दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी 1/6 k1 एक्स माइनस एक्स नॉट की क्यूब और प्लस में डैश डैश डैश, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। समझ आई बात। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या है, अपने एक कंडीशन लगाते हैं कि लेट x0 इज मूव्ड एट ओरिजिन, कि अगर अपने x0 को क्या करें, ओरिजिन पर ले जाएं, तो x0 क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास जीरो हो जाएगा, x0 क्या हो जाएगा, जीरो, एंड एनर्जी एट ओरिजिन
और ओरिजिन पर जो एनर्जी है, देखो आपको पता है x0 पर एनर्जी मिनिमम थी, तो ओरिजिन पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो ux0 है वो क्या हो जाएगी, आपके पास 0 आ जाएगी। x0 को आपने क्या किया, जो ये वाला x0 था ना, मैं आपको पीछे से पीछे वाले पेज पर लेके चलूं, ये वाली देखो, यहाँ पर ये वाला जो x0 पॉइंट है, ये वाला, इसको अपने इस पर ले गए, ठीक है। और एनर्जी को यहाँ पर कितना मान लिया कि दोनों ही जब पॉइंट 0 पर आ गया तो एनर्जी भी कितनी है, यहाँ पर 0 है। ये चीज़ एज्यूम कर लिया आपने, इसको ट्रांसफर कर दिया किस पर, x0 पर ट्रांसफर कर दिया है इसको, तो उस पर एनर्जी भी 0 और x0 भी 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यू जब अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ux की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो क्या आ जाएगी, ux नॉट तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो हाफ के x0 की वैल्यू भी 0 रखो तो kx स्क्वेयर, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 1/6 k1, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा k1 और x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि x0 तो 0 ही आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये एनर्जी आ गई आपके पास। अब आपने जानते हैं, नाउ वी नो दैट force is equal to माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स, तो ये आ गया। तो अब अपने क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वेयर, और प्लस में 1/6 k1 x क्यूब, ठीक है। तो अपने यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो हाफ के एक्स स्क्वेयर का हाफ के तो आ ही गया, एक्स स्क्वेयर का 2x, और माइनस यहाँ पर है ही, और ये माइनस का क्या आ जाएगा 1/6, और k1 यहाँ पर है ही, यहाँ पर इंटू 3x स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट हायर पावर्स, ठीक है। और यहां पर अपने इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने चलो लिख दिया, यहां पर नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, तो ux इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। और फोर्स की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर, तो माइनस में के एक्स आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो फोर्स की वैल्यू तो माइनस के एक्स आ गई है, और एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास हाफ के एक्स स्क्वेयर आ गई है। और ये क्या है, फोर्स और एनर्जी इन ऑसिलेटरी मोशन, किसमें है ये, ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स और एनर्जी की वैल्यू है इन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये फोर्स और एनर्जी की वैल्यू आपकी ऑसिलेटरी मोशन में आ चुकी है। अब देखो है सारा कुछ जुगाड़ी, क्योंकि आप ना तो टेलर एक्सपेंशन थ्योरम आपने अच्छे तरीके से कोई पढ़ी है, ना ही उसके बारे में डिटेल से स्टडी किया, ना ही मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और कई एजम्पशन लगाने पड़े अपनी खुद की तरफ से, जैसे उसको ओरिजिन पर मान लिया, x0 को अपने ओरिजिन पर ले गए, तो वो एनर्जी वहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो आपको एजम्पशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, अगर आपने वैल्यू निकाल ली है तो। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं यहाँ पर बच्चों, कि बीएससी और 11वीं 12वीं का थोड़ा सा फर्क ये है कि देखो बीएससी में अपने को कई चीज़ों को डायरेक्टली याद करना पड़ता है। अब अगर तो मैं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता, या मान लो बहुत ही ज़्यादा डीप में इसको पढ़ता या हो रहा है, फिर तो मैं आपको बता सकता था। लेकिन आप देखना, कोई भी प्रोफेसर है, जो चाहे वो गवर्नमेंट लेक्चरर ही क्यों ना हो, वो आपको इतनी गहराई में नहीं बताता है, क्योंकि इतनी गहराई में बताने पर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको कई चीज़ें डायरेक्ट याद करनी पड़ती हैं, ना कि उनको आप ऐसे कहोगे मुझे तो हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए। बीएससी में ये चीज़ पॉसिबल बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर आपको उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको पूरी बुक उठानी पड़ेगी। मान लो ऑसिलेशंस हैं, ऑसिलेशन आपके तो यहाँ टॉपिक ही है, बाद में जाके बुक ही बन जाती है, वेव्स एंड ऑसिलेशन की पूरी बुक आती है, वहां पर उसमें डिटेल से होगा, एक बार चैप्टर वाइज होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो बड़ी एमएससी पीएचडी वाली क्लासों की बातें हैं। मैं आपको 12वीं 11वीं 12वीं में ये कहता था कि अपने बीएससी में पढ़ेंगे। अब वहाँ 11वीं 12वीं वालों को अगर मैं ये चीज़ वहाँ पर करवाऊँ कि वहाँ पर अगर कोई पूछे, वहाँ पर अपने डायरेक्ट पढ़ते थे कि ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स होता है फिजिकल टू माइनस के एक्स होता है,
एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, माइनस एक्स होता है, और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, डायरेक्ट पढ़ा था। अब बीएससी में आपने पढ़ लिया कि ये माइनस के एक्स आया कैसे, टेलर एक्सपेंशन थ्योरम से आया। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से आ गई टेलर एक्सपेंशन थ्योरम, और आपने ओरिजिन पर क्यों लिया इसको, तो ये उससे बड़ी क्लासों में आएगा, आपको एक बार यहां पर याद ही करना पड़ेगा, और ना ही आप इतनी गहराई में जाओ, क्योंकि चाहे कंपटीशन है, चाहे कुछ भी आपके एग्जाम है आगे होने वाले बीएससी के बाद, उसमें आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इतना याद कर लो। ये आपका आज का टॉपिक था। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।